हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है जो कि क्लास 11th के चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन से है, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आया करे वो लाइक किया करे, शेयर किया करे और कमेंट भी करके जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों भी पड़ी। तो देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आप इस तरीके से समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ऐसे मेरा नाम सूरज जादव है, किसी का नाम कुछ रजत शर्मा करके हो सकता है, किसी का नाम हिमांशु शर्मा करके हो सकता है, कोई अग्रवाल हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो जो पीछे सरनेम लगा होता है, जैसे मेरे जादव लगा है, किसी के अग्रवाल लगा है, तो वो अग्रवाल क्या कर रहा है, उसकी एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। मैं एक जादव हूँ तो ये मेरी एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से किसी भी नंबर के पीछे, किसी भी अंक के पीछे अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो फिजिक्स की भाषा में क्या बताएगी, उसकी कम्युनिटी को बताएगी। जैसे मैं एक बात कहूँ आपसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम मेरे को क्या बता रहा है, ये किलोग्राम मेरे को बता रहा है कि ये क्या है, मास है आपके पास में। अगर मैंने लिख देता यहाँ पर 5 न्यूटन, अगर मैं यहाँ पर लिख देता 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन एन क्या बता रहा है कि भाई ये क्या है, एक 5 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो बस इसका काम यही रहता है यूनिट्स का। और मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है कि आपको इस तरीके से समझा जा सकता है कि किसी भी चीज़ को हम हाथों से अगर टच करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम ये बता सकते हैं हाँ ये कितने बड़े आकार की होगी। अगर हम किसी भी चीज़ को आंखों से देखेंगे तो ये कह सकेंगे कि हाँ ये 2 फीट लंबी होगी, 3 फीट लंबी होगी, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पता करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता। चलिए, तो अब इसको कैसे किया जाता है आगे जरा देखिए। तो इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या होती है, आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशियाँ। क्या कहा जाता है आपके पास में, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटी उन्हें कहा जाता है जिन चीज़ों को मेजर किया जा सकता हो। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज़ ऐसी राशियाँ जिन्हें क्या किया जा सकता हो, मापा जा सकता हो, उन्हें क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आपके पास में 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी आपके पास में होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एक तीसरी सप्लीमेंट्री मान लेते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोला जाता है, और तीसरी सप्लीमेंट्री भी मान लिया जाता है, पूरक राशियां करके एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूलभूत राशियां वे राशियां होती हैं जो कि आपस में स्वतंत्र रहती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो कि उन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, आपके पास टेम्परेचर हो गया, आपके पास करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। इन बात को किस में रखा जाता है, आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रखा होता है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में उनको रखा जाता है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर के बनी होती हैं। उनको किस क्वांटिटीज़ में रखा जाता है, उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में रखा जाता है। और सप्लीमेंट्री में आपकी एक हो जाती है एंगल और एक हो जाता है आपके पास में सॉलिड एंगल। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रखोगे आप लोग, तो किसको रखोगे, मास को रख लोगे, लेंथ को रख लोगे, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपके पास में करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, आपके पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। टोटल ये कितनी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 होती हैं आपके पास में। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास में क्या होती हैं। अब इनसे मिलकर के जो बनती हैं, जैसे मैंने कहा क्या मिलकर के बनेगा, देखो एक तरीके से अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मेरे पास ये भी लेंथ है और इस तरीके से कोई भी नीचे आएगा वो भी लेंथ है। भले हम उसको एरिया के फॉर्मूले में जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बेसिकली वो लेंथ ही है आपके पास में। तो अगर मैं लेंथ एरिया का फॉर्मूला पढ़ता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास में। तो जो एरिया इन दोनों से मिलकर के बनी है ना, उस क्वांटिटीज को आप कौन सी क्वांटिटीज कहोगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहोगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहा जाता है मूलभूत राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज को कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां, जो कि किनसे मिलकर के बनी होती है, जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जो कि मूलभूत राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। जरा देखिए अब आगे। तो इन क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद में आप जानते हो किसके बारे में, आप जानते हो भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, इकाइयाँ क्या होती हैं किसी भी। तो हमारे पास 3 या 4 तरीके की इकाइयाँ पढ़ते गए समय टू समय, जैसे टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते गए, इन इकाइयों को पढ़ते गए। तो हमने क्या पढ़ा, MKS पद्धति को पढ़ा, MKS सिस्टम को पढ़ा हमने, फिर किसको पढ़ा, हमने CGS सिस्टम को भी पढ़ा, हमने FPS सिस्टम को भी पढ़ा। लेकिन आजकल जो प्रचलन में चल रहा है, आजकल जो आज के टाइम के हिसाब से जो पूरे ग्लोबली चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते हैं। अब SI सिस्टम कैसे, जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर इंडिया में 1 किलो शक्कर बाई करता हूँ, 1 किलो शक्कर किसी स्टोर से जाकर खरीदता हूँ, और वही मैं
अगर मेरे को क्या कहते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में जाकर 1 किलो शक्कर खरीदनी है तो उसका जो मास होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, 1 किलो यहाँ भी मिलेगी और 1 किलो वहाँ भी मिलेगी। लेकिन आज से पहले पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। तो इन चीज़ों को 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई इसके लिए। पहली कौन सी मानी गई आपके पास में, लेंथ, एक माना गया मास और एक माना गया टाइम। इन 3 के हिसाब से इनको क्या किया गया, बताया गया। तो देखिए MKS पद्धति में क्या होता है, MKS, CGS, FPS, SI। तो इसमें मास को हम लोगों ने किससे डिनोट किया, लेंथ को मीटर से डिनोट किया, और जो मास था उसको किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। तो आपके पास में मीटर था इसमें, और किलोग्राम था, और क्या था, सेकंड था। और CGS पद्धति में क्या था आपके पास में, सेंटीमीटर था, ग्राम था, और टाइम के लिए सेकंड था। FPS पद्धति में आपके पास क्या था, मास के लिए तो फुट था, फुट बोला जाता था, इसको पाउंड बोला जाता था, सॉरी लेंथ को फुट बोला जाता था, मास को पाउंड बोला जाता था, और टाइम को क्या बोला जाता था, सेकंड बोला जाता था। अब ये देखो अलग अलग पद्धतियों का उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता था। तो ग्लोबली ये सोचा होगा कि ये गलत है यार, इससे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, कहीं पर मीटर यूज़ हो रहा है, कहीं पर सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, कहीं पर फुट यूज़ हो रहा है। तो इन सब के लिए क्या लेकर के आए, SI सिस्टम लेकर के आए, कि SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा कि जो कि सब जगह जो यूनिट्स होंगी वो कैसी हो रहेंगी, आपके पास में सेम रहेंगी। तो इस SI सिस्टम में क्या हुआ कि चीज़ों को बांट दिया गया। तो उस SI सिस्टम को जानिए कि वो क्या होता है आपके पास में। SI सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और जो 2 सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जरा देखिए आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स में जो कि SI सिस्टम में सब जगह पर लागू होंगी। सबसे पहले लेंथ को रखा गया, लेंथ की यूनिट आपके पास में मीटर होती है, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास में मास था, यहाँ पर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, जिसको क्या बोला, kg से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, फिर आपके पास में टाइम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, जिसको आप लोग S से रिप्रेजेंट करते हो। ये सारी स्मॉल में चल रही हैं आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग टेम्परेचर को पढ़ते हैं। टेम्परेचर को बोला जाता है तापमान, टाइम को बोला जाता है समय, मास को बोला जाता है द्रव्यमान, और लेंथ को बोला जाता है लंबाई। ये सारे आप लोग जानते हो। और हर जगह लंबाई होती है, वो तो चौड़ाई में बता दिया जाता है कि ये चौड़ाई है, नहीं तो अगर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यही बात देखी जाती है। तो टेम्परेचर का होता है आपके पास में केल्विन, इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक ऐसी यूनिट होती है जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर के बाद में आता है आपके पास में करंट, करंट का होता है यूनिट एम्पियर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पियर के बाद में आप यहाँ पर देखिए, हाँ ये 2 और 3 5, अभी 2 और बच्चे हैं आपके पास में। एक होता है आपके पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता। तो इसको क्या बोला जाता है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, जो कि स्मॉल में होती है। और एक होता है आपके पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है आपके पास में मोल, जिसको क्या बोला जाता है, पदार्थ की मात्रा। तो आपके पास में ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपके पास में ये, और 2 आपके पास में सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। एक होती है एंगल, जिसका बोलते हैं रेडियन होता है, और एक होता है सॉलिड एंगल, कोण, घनकोण के रूप में बोल दिया जाता है, स्टेरेडियन होता है। उसका क्या होता है आपके पास में, स्टेरेडियन यूनिट होती है। तो ये आपके पास में 7 यूनिट्स होती हैं, 7 आपके पास में इकाइयाँ, वो क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि कैसी होती हैं आपके पास में, फंडामेंटल होती हैं। अब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो मिलकर के बनी होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको आप लोग कौन सी क्वांटिटीज़ बोलते हो, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हो। जैसे कि मैंने बोला एरिया, तो एरिया देखिए आप किस किस से मिलकर के बन रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, चूँकि ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ ही होती है। तो ये लेंथ, तो ये दोनों किससे मिलकर के, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनसे मिलकर के ये बन रही है। तो एरिया आपके पास में एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाती है। वहीं मैं बोलूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो आप देख पाओगे कि L, B, H तीनों एक ही चीज़, एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो भी एक क्या हो जाएगी आपके पास, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तरीके की आपके पास लेंथ हो गई, और टाइम तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो इनसे मिलकर की बनी क्वांटिटीज़ को क्या बोलोगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलोगे। मैंने बोला 4 नंबर पर बोला आपसे कि आप बताइए डेंसिटी क्या होती है। आपने बोला डेंसिटी बराबर होता है आपके पास में मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने देखा कि वॉल्यूम भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वॉल्यूम एक कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, और मास कैपिटल M। तो आप देख पाओगे कि इन दोनों से मिलकर के जो क्वांटिटीज़ बन रही है उस बात को ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हर यूनिट, जैसे मैंने कहा ये एक नहीं है, बहुत सारी हैं। एक्सेलरेशन है, वर्क है, फोर्स है, मोमेंटम है,
आपके पास चार्ज है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास कैपेसिटेंस है, एवरीथिंग। कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। आपके पास सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 5 और 2 7, 7 क्वांटिटीज हैं केवल। अब जिस तरीके से आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उसी तरीके से आपके पास में ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। वो देखिए कैसे। फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ा था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल और क्या कहते हैं एम्पियर। उन्हीं से मिलकर के जो यूनिट्स बनेंगी, उन्हीं से मिलकर के जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स बनेंगी, उस बात को क्या कहा जाएगा? ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। जरा देखिए जरा, यानी व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास में होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ये दोनों लेंथ ही तो हैं, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और इस वाली लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इन दोनों को मिलाकर के अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने बोला डेंसिटी, तो आप देख पाओगे कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम यूनिट, आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो इसकी जो ड्राइव्ड यूनिट बनेगी जो वो क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। अगर मैंने बोलता हूँ आपसे कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, कोई सा भी, अगर मैं बोलता हूँ स्पीड, स्पीड बराबर आपके पास में होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होता है आपके पास मीटर, टाइम होता है सेकंड। तो इस बात को क्या कहा जाता है? मीटर पर सेकंड कहा जाता है। अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। आपके पास में क्या होता है? ये होती है, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल की होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या हो गई? ये किन से मिलकर के बन रही हैं? ये भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, उनसे मिलकर के बन रही हैं। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? इनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जा रहा है। जैसे मैंने कहा वर्क, वर्क को ना लेती हूँ, फोर्स ले लीजिए। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, और त्वरण हो गया आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी निकाला है। तो ये आपके पास में एक कैसी क्वांटिटी आ गई? ये आपके पास में एक ड्राइव्ड क्वांटिटी की कैसी यूनिट आ गई? ड्राइव्ड यूनिट आ गई। जो भी सारी 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं, सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स निकलेगी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट से निकलेगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत बढ़िया। ये इसको करते हैं हम, क्या करते हैं? कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। इस 10 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करते हैं? सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो चला देखिए, चलिए कैसे इसको किया जाता है। तो आप देखिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करने के लिए Q बराबर NU फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है। तो आप देख पाओगे कि 1 न्यूटन बराबर जो फॉर्मूला होता था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, जहाँ पर इसको मैं क्या लिखता था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर। तो ये 10 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग? N1U1 बराबर N2U2। तो ये 10 न्यूटन वैल्यू दिया है, तो 10 कितना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो N2 बराबर सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाती है? ग्राम हो जाती है, सेंटीमीटर हो जाता है, पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इस पर सेकंड स्क्वायर से ये पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में कट जाएगा। तो आप देख पाओगे ये ग्राम और सेंटीमीटर में। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके पास में। तो N2 ग्राम सेंटीमीटर, इससे ये कट गया, इस यूनिट से ये यूनिट कट गया। तो आप देख पाओगे आपके पास में N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 5 और 1 6। N2 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 6 आ गई। तो आप इस 10 न्यूटन को किसके बराबर लिखोगे? अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो 10⁶ सेंटीमीटर, 10⁶ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास में क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये तो 10 न्यूटन बराबर इतना था। अगर मैं एक रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ फोर्स, फोर्स के लिए रिलेशन रखिए। तो आप लिखते हो तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू 1 न्यूटन बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास होता है आपके पास में 1 किलोग्राम, एक ही की बात चल रही, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस किलोग्राम को आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। 1000 ग्राम हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड स्क्वायर तो दोनों सिस्टम में कैसा है? कॉमन है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर। तो आप देख पाओगे कि इस 1 न्यूटन को, इस बात को मैं क्या बोलता हूँ? डायन बोलता हूँ। 10⁵ डायन। डायन वो डायन नहीं है ये आपके पास में, डायन नहीं। 1 न्यूटन बराबर सीजीएस सिस्टम में और ये एसआई सिस्टम में रिलेशन है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। तो देखिए आप यहाँ पर
कि अगर यहाँ पर 10 न्यूटन था तो इसकी जगह क्या रख सकता था मैं, 10⁵ डायन रख सकता था, तो 10⁶ ही डायन आता। आप इस रिलेशन को याद रखना। तो किसी भी सिस्टम में बदलने के लिए आप इस तरीके से फॉर्मूला का यूज़ करते हो। ओके, तो चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। सारे बच्चे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जानते ही होंगे, 2 मिनट में वो टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद सीधे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले पे पहुंचेंगे, बिमी सूत्र कैसे निकालते हैं किसी का भी, और कौन कौन से बिमी सूत्र आपको सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो देखिए आपके पास में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिसको क्या बोला जाता है, जिनको सार्थक अंक बोला जाता है। हिंदी में कौन से अंक बोला जाता है इनको सर? इनको सार्थक अंक बोला जाता है। जैसे देखिए इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी संख्या ऐसे लिखी है 0.0023, तो अगर मुझे इसको 2.3 लिखना है तो आपका दिमाग कैसे कैलकुलेट करेगा? तो आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेट करना चाहिए कि 1 2 3 4, मैं कितने प्लेस चला? 4 प्लेस चला, और मैं किस साइड से चला? लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूँ। ये आपका लेफ्ट साइड होता है और ये आपका राइट साइड होता है। तो मैं जब लेफ्ट साइड से इस डेसिमल को कहाँ पर ले जा रहा हूँ? इस पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, तो हमेशा क्या करूँगा? निगेटिव लगाऊंगा। हमेशा क्या करूँगा? निगेटिव लगाऊंगा। लेफ्ट आदमी, बुरा व्यक्ति, उल्टा सीधा सोचने वाला, तो जो लेफ्ट साइड से चलेगा उसके लिए -4 लगाओगे, और जो राइट साइड से चलेगा, बिल्कुल सही पाथ पर चल रहा है, अपने बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, उसके लिए हमेशा क्या लगाओगे? पॉजिटिव लगाओगे। जैसे देखो मैंने लिखा आपके पास में 2367.55, आप इसको लिखिए। मैंने कहा इस पॉइंट के बाद डेसिमल लगाइए। आपका वो 1 2 3, हम कितने पॉइंट चले? 3 पॉइंट चले। 2.36755 इंटू 10 टू दी पावर, राइट साइड चला, कितने डेसिमल चला? 3। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? 3 लगा दोगे। आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? 3 लगा दोगे। आ रही है बात समझ में आपको? तो जब भी आप राइट साइड से मूव करोगे इस साइड की ओर, तब तो आप यहाँ पर प्लस का करोगे, और जब आप लेफ्ट साइड से इस साइड की ओर मूव करोगे तब आप क्या करोगे? इसको माइनस का करोगे। इस बात को वैसे भी सीखा जा सकता है। अगर मैं डेसिमल के 4 अंक हटाऊँ, यहाँ पर लिखा है 0.0023, अगर मैं डेसिमल का पॉइंट हटाता हूँ तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, 3 2 5, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पर डेसिमल लेना है तो 1 10 को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा और सबको ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। तो 23/10 इंटू 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगी। तो इसको जब डिवाइड दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो आप सिर्फ लेफ्ट और राइट लगिए, डेसिमल को मूव कराइए, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। तो इस तरीके को हम लोग जब ये सीख जाते हैं तो देखिए जरा सार्थक अंकों में क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी डिजिट लिखा हो, कोई भी डिजिट कैसे, मैंने बोला कि 2.006, मैंने बोला इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का पहला नंबर बात यह है कि संख्या कैसे भी लिखी हो, अगर उसको डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर मैंने बोला 237, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो आप बोलोगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर मैंने इस तरीके से लिखा 2500, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो आप बोलोगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है भाई, ये बात। और हाँ, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं उन पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, किलोमीटर, किलोग्राम, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूनिट पीछे कोई सी भी लगी रहे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर मान लो कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास में 2500 लिखी हुई है इस तरीके से, तो डेसिमल के बाद में जितने अंक होंगे उसने आप में सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या होंगे? काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि पीछे के 2 जीरो आपके पास में क्या नहीं हो? काउंट नहीं हो। ओके, ये पहली बात। उसके बाद अब देखिए जरा आप क्या देखिए, अगर मान लो कोई डिजिट्स आपके पास में इस तरीके से लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है, मैंने बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप क्या कहोगे? इन जीरो को, इन 2 जीरो को जो पहले लगे हुए हैं उनको काउंट नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2.53 इंटू 10 टू दी पावर -2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू होगी आप उसको कभी भी काउंट नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं इसमें? कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक है। ओके, अगर मैं तीसरी बात करूं, अगर किसी निगेटिव अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो क्या होगा? 25670 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिख लिया? इसको लिख लिया इस तरीके से 2.5670 इंटू 10 टू दी पावर कितना लिखूँ? 1 2 3 4 डिजिट चलाऊँ तो 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास में? इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जीरो भी क्या होगा? इसके अंदर इंक्लूड होगा। आई बात समझ में आपको? तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको समझ लेना। अगर समझ नहीं आया करे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए अब हम थोड़ी सी चैप्टर की बात कर लेते हैं जो कि आपको आगे आने वाला उपयोगी है। बुक है डायमेंशन, डायमेंशन बोल दो, या हम डायमेंशनल इक्वेशन भी बोल देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के कौन कौन से आपके पास में ज़्यादा जरूरी होते हैं। चलिए कर लेते हैं उनको जल्दी से।
तो आप देखिए कि डायमेंशन किसे कहा जाता है। डायमेंशन उसे कहा जाता है कि आपके पास में कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर ऐड कर दी जाती हैं उस बात को क्या कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं कैसे दर्शाता हूँ, कैपिटल एम से दर्शा दिया, एल से दर्शा दिया, टी से दर्शा दिया, थीटा से दर्शा दिया। अगर इनके ऊपर मैं जो भी पावर लिख दूँ उस पावर को क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाएगा, एक डायमेंशन इक्वेशन बोला जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की। और वो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में कैसी रहेगी, ड्राइव्ड रहेगी। जैसे मैंने कहा एरिया, तो आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ भी एक तरीके की लंबाई है और ब्रेड्थ भी एक तरीके की लंबाई है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, L2 लिखूंगा और इसको इस फॉर्म में लिखिए। देखिए इसकी L के ऊपर ही तो पावर चलाई जा सकती है और सबकी पावर तो हो नहीं सकती। तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आपके पास में m0 L2 T0 बस। और m की पावर 0 1 ही होती है, t की पावर 0 1 ही होती है। किसी भी संख्या की घात जब भी 0 होगी उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर हमेशा क्या भी हो सकता है, L2 भी लिख सकते हैं आप। उसी तरीके से किसका देखिए, वॉल्यूम का देखिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो आप इसको क्या लिखोगे, LQ लिखोगे। LQ को क्या इस तरीके से लिखोगे, m0 L3 T0। और इसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर मैंने कहा आपके पास में स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तरीके की क्या है आपके पास में, लंबाई है। डिस्टेंस एक तरीके की क्या है, लंबाई है। लंबाई की यूनिट होती है मीटर, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से। तो आपके पास में क्या हो गया, LT-1। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, m0 LT-1। अगर मैंने कहा आपसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपके पास में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल फॉर्मूला होता है आपके पास में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरीके से L होता है, ये टाइम इंटरवल T होता है। तो ये LT-1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास में, m0 LT-1 हो गया। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ, थोड़ी जल्दी जल्दी करूँ मैं इनको, आपको फॉर्मूले जितने ज़्यादा याद होंगे आप उतने ही जल्दी जल्दी इनको डायमेंशनल फॉर्मूले के, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सबसे अगर रटने की भी ज़रूरत है तो सिर्फ 3 फॉर्मूले को बहुत याद रखना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक फोर्स हो गया, एक वर्क हो गया, एक एनर्जी हो गया, एक प्रेशर हो गया, एक आपके पास में चार्ज हो गया। इनको तो बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना भाई, बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी फॉर्मूले हैं। जैसे चलिए फोर्स का ही निकालते हैं। फोर्स बराबर आपके पास में क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। रटना तो है ही नहीं भैया, रटने वाला तो बिल्कुल भी खत्म है इस जमाने में। मास को क्या बोलते हैं, m, जो कि m से रिप्रेजेंट किया था। एक्सेलरेशन होता है LT-2, अभी पीछे निकाला है। तो आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mLT-2 हो गया। ओके, अगर आपके पास में मैं आगे बोलूँ कि फोर्स के बाद में वर्क क्या होता है, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, फोर्स को बल, और ये क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन। न्यूटन का क्या निकला, mLT-2, और विस्थापन क्या होता है, L। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है, mL/T-2। अगर वर्क के बाद में एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का भी सेम यही होता है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर का क्या होता है आपके पास में, अगर मैं आप सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का mL/T-2 निकला और एरिया का क्या होता है, L2 होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, L-1 T-2। ये L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 से, तो ये आपके पास में किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा चार्ज का क्या होगा, तो आप जानते हो करंट बराबर क्या पढ़ते थे हम लोग, चार्ज अपॉन टाइम पढ़ते थे। तो चार्ज इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया और करंट इंटू टाइम होगा। करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है टी। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास में, AT। किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी। मैंने कहा पोटेंशियल का निकालिए, B बराबर क्या होता है, B बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। तो Q का, W का होता है mL/T-2 और चार्ज का होता है AT। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL/T-3 A-1। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल का हो जाएगा। आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, किसी का भी। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस का तो हम लोग ओम का नियम पढ़ते थे, V बराबर RI। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, V/I। V की वैल्यू क्या दी हुई है, ये निकला है mL/T-3 A-1। I क्या होता है, एम्पियर। जब ये ऊपर जाएगा इस तरीके से तो mL/T-3, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये A-2 आपके पास में इस रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ एंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास में आर्क अपॉन रेडियस।
तो आप देख पाओगे कि आर्क भी एक तरीके से लंबाई है और रेडियस भी एक तरीके से लंबाई, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ पर L0 निकला। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो कैसी है, डायमेंशन लेस है, इस बात को क्या बोला जाता है कि ये जो एंगल है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर कोई भी पावर नहीं चढ़ी होती। इस वजह से इस यूनिट को क्या बोला जाता है कि यह आपके पास में एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, एक तरीके से स्ट्रेस का भी निकाल सकते हो, स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेन आपके पास में एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्ट्रेन आपके पास में एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इनफ है आपके पास में। अगर आपको समझ आया करे तो आप क्या करिए, वीडियो को देखा करिए पूरा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी समझ में नहीं आया करे उसको कमेंट कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, और आप हमसे जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। धीरे धीरे आप जुड़े तो रहिए हमसे, देखते तो रहिए आगे क्या क्या होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।